इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो हमें पता है आर्टिकल नंबर 14 में दो चीज़ें थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन और टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ये आपका अमेरिकन कॉन्सेप्ट है एंड ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे किसी को जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट मिल सकता है। किसको मिल सकता है, कब मिल सकता है? जो डिसिमिलरली सिचुएटेड पर्सन्स हों, जैसे कि एक बहुत अमीर है एक बहुत गरीब है, तो उनके बीच में इक्वालिटी जैसा कॉन्सेप्ट हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उनके बीच में इक्वालिटी ही करना पड़ेगा, तभी जाके इक्वालिटी हो पाएगी। आर्टिकल है जो कि, ठीक है, 6 फ्रीडम्स को ये गारंटी करता है। 18 ये तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है, अभी हमने देखा। 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, यानी कि जब ट्रायल चल रहा है उस टाइम पे आपके पास क्या अधिकार है? पहला, नो एक्सपोज फैक्टर, और दूसरा नो डबल जेओपार्डी, यानी कि आपका जो लॉ है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं आ सकता है। एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका टैक्स लॉ है वो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, बट ये सब नहीं हो सकते नॉर्मल जो लॉज है हमारे क्रिमिनल या फिर बाकी जो सिविल लॉज हैं, ठीक है। नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। नो डबल जेओपार्डी, एंड तीसरा इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। एंड ठंड इतनी बढ़ गई है, लोग लाइनों में खड़े हुए आइए पूछते हैं क्या हाल है लोगों के। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ठंड तो और बढ़ गई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 19 में अगर बात करेंगे तो 6 राइट्स प्रोवाइडेड है, जिनको कि हमने कैसे याद किया था? जिनको कि हमने याद किया था सामरो से, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है, ये सब क्लॉज बी है, सी है, डी है, ई है और ये जी है। एफ नहीं है बिकॉज उसमें प्रॉपर्टी का राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, ओन एंड एक्वायर द प्रॉपर्टी, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। किस अमेंडमेंट से उसको रिप्लेस किया, मतलब हटाया गया, जरा बताएंगे। तो इसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म, हाँ जी, एसोसिएशंस, राइट टू मूव freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of India, and right to do any occupation or profession, कोई भी धंधा कर सकते हैं। एफ जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उससे उसको क्या कर दिया गया था? रिप्लेस कर दिया गया था। कहाँ पर कर दिया गया था? अभी करंट में कहाँ है वो? तो पार्ट नंबर 12 में, जहाँ पर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, कि आर्टिकल नंबर 300A में ये एक लीगल राइट है, एक विधिक अधिकार मिला हुआ है। नाउ विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द लिबर्टी, अगेंस्ट द आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन? कौन सा है जो इससे के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है? रितेश, हाँ सर, मेरे को सीजल 2026 का प्रिपरेशन करना है। मैं ऑलमोस्ट पॉलिटी पूरी कर चुका हूँ 3.0 बैच से, बट पार्टनर चेंज हुआ है, तो शुड आई फॉलो दिस बैच टू, या बस न्यू नोट्स से रिवाइज करता रहूँ? रितेश, पॉलिटी तो खैर चेंज नहीं हो जाएगी, ठीक है, पॉलिटी चेंज नहीं हो जाएगी। ज्योग्राफी देखो, जो नया पैटर्न रहा है उसकी मैं बताता हूँ आपको। नया पैटर्न रहा है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिटी में कुछ अतरंगी पूछ लिया, ज्योग्राफी में अतरंगी पूछ लिया। किसी पैटर्न में चेंज किया वो ये है कि करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ गया है, और जो थोड़े बहुत इधर उधर के क्वेश्चन, जो वहाँ पे आपके पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं, जो आपको वहीं पे बैठ के बनाने पड़ेंगे, उन क्वेश्चंस का नंबर बढ़ गया है, बस ये हुआ है। ये नहीं हुआ कि ज्योग्राफी में टफ कुछ डीप में घुस गया या पॉलिटी में घुस गया, ठीक है। आपको जो बाकी सब्जेक्ट के टीचर, जिनको इधर उधर हर सब्जेक्ट में मतलब वो कमेंटबाजी करने की वो रहती है, उनके मुँह से आप ज़रूर सुनते हैं कि अब जो है, होते हैं ना जिनका कुछ ना कुछ तो होता है कि उनके प्लेटफॉर्म पे कोई तो जीके के टीचर है, तो कैसे उसको अनाउंस करें या लॉन्च करें। तो हाँ, अब जो है जीके एकदम अटपटा हो गया। अटपटा पैटर्न चेंज ऐसा नहीं हुआ कि मतलब एकदम डेप्थ में पूछने लगा है कि भाई अब तो डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, अब तो ये करना पड़ेगा, अब तो वो करना पड़ेगा। पढ़ लो डेप्थ में क्वेश्चन तो देखो, जो पॉलिटी जो पूछा जा रहा है वो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत डेप्थ में घुस रहा है। हाँ, कुछ अटपटा क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, वो बात अलग है, लेकिन डेप्थ में सच नहीं है। और मेनली तो मैंने बताया करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा, और इधर उधर के जो क्वेश्चन जो आपको वहाँ पे बैठ के समझ के बनाने पड़ेंगे, उनका नंबर बढ़ा है। तो आप उसी से फॉलो करो 3.0 से, ठीक है। ऐसे फोमो फील करने की जरूरत नहीं है कि भाई आई एम मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, ओके। चलो सर, एयर मूवेबल है तो दिल्ली का एयर इतना पोल्यूटेड क्यों है? भैया, मेरे एयर क्या मूव ही करती रही क्या? एयर रुक भी सकती है, ऐसा नहीं कि मूवेबल ही है, ठीक है। एयर ज़रूरी नहीं कि मूव ही करते रहे, एयर स्टैटिक भी हो सकती है, और सर्दियों के टाइम पे ज़्यादातर वो स्टैटिक ही रहती है, ग्राउंड पे रहती है, क्योंकि वो डेंस एयर होती है। सर्दियों में जो ठंडी हवा होती है, ज्योग्राफी में पढ़ के आए, वो डेंस होती है, और डेंस एयर हमेशा ग्राउंड की तरफ हाई प्रेशर लगाती है, तो वो नीचे सेटल हो जाती है, बैठी रहती है वो, ठीक है। चलिए, तो विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन? सो दिस इज आर्टिकल नंबर 22, जब आपका डिटेंशन हुआ हो, अरेस्ट हुआ हो, ठीक है। तो इसमें जो आपको राइट्स मिले हुए हैं, हमें पता है 2 तरीके के होते हैं, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव, ठीक है। और ये हम सब देख चुके हैं कि प्यूनिटिव जब आपने क्राइम किया, प्रिवेंटिव जब आप क्राइम किया नहीं है लेकिन कर सकते हैं ऐसा अंदेशा है, तब आपको अरेस्ट किया जाता है। 21 तो जानते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी विच राइट इज सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली? अपने आप ही सस्पेंड हो जाता है। 21, 19, 14 या 20, कौन सा आर्टिकल है? मीम का सही उपयोग करना कोई एकदम परजीवी ना बन जाएंगे हर चीज़ इन हर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार, जो कि अपने आप सस्पेंड हो जाता है? आर्टिकल नंबर 19 में जो 6 राइट्स मिले हुए हैं वो अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं। 21 की अगर बात करेंगे, अगेन राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, एंड 20 अभी देखा हमने, ठीक है। तो आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी भी लाइक, ठीक है भाई,
अब मैं चलता हूँ अपने आप मैच करना है आपको इन केसेस को। करिए मैच। ए के गोपालन केस हमने कब पढ़ा था? आर्टिकल नंबर जब 21 के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो व्यू लिया था और बोला था कि अगर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ है, यानी कि प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, तो आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है। उस चीज़ को रिवर्स किया गया था मेनका गांधी केस में, जो कि 1978 का था। तो ये 30 और ये आपका अगर बात करेंगे ए के गोपालन, ये 4 हो जाएगा। इंदिरा साहनी केस ये 1992 का है, जब आपको पता होना चाहिए जब मंडल आयोग बना था। मंडल आयोग बना था 79 में, 1979 में, और 1979 के बाद 1990 में जाके 1990 में जाके अगर और क्रीमी लेयर को जो है उनको ज़्यादा रिजर्वेशन में प्रायोरिटी देंगे रादर देन की जो नॉन क्रीमी लेयर है। ठीक है, तो फिर उसके बाद इंदिरा साहनी ने केस फाइल किया, जिसको कि हम मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बच गया आपका कौन सा 1, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL इज टेकन फ्रॉम, यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया? जैसे कि हमने कल केसेस देखे थे, जैसे कि उसमें ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखा था, तो उसमें ओल्गा टेलिस ने क्या किया था, उसमें उन्होंने PIL को ही तो फाइल किया था। ठीक है, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे अगर बात करेंगे रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर अमेरिका, तो अमेरिका क्या कहता था? ये भाई आजकल खुद को एक्स बीजेपी प्रचारक के तौर पे प्रेजेंट करता है। खैर, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और स्टार्ट करने से पहले खुशखबरी। नहीं बेटा, वो नहीं जो तुम एक्सपेक्ट। ठीक है, यहाँ पे खुशखबरी ये है कि हमारे परमार अकेडमी ऐप के, ठीक है, परमार अकेडमी जो ऐप है उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 1 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। और पता कैसे पता चला? कल रात को ऐसे ही एक टीम मेंबर से बात हो रही थी, जल्दी हो जाएंगे, उन्हें देखें तो वही हो गए। सो काफ़ी अच्छा लगा देख के, तो उन्होंने आप लोगों के लिए अनाउंस कर दिया जाए। ठीक है, डाउनलोड्स। अब तुम बोलोगे कि सर कुछ तो होना चाहिए, मतलब नहीं कुछ तो होना चाहिए, जो सैटरडे को अनाउंस करेंगे। ओके और बीच बीच में खांसी आए तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, है ना। राइट, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो, हमने कल 22 तक देख लिया था, हमने राइट टू इक्वालिटी देखा था। हमने ये देखा था कि पहले 7 अधिकार थे, फंडामेंटल राइट थे, अभी 6 हो चुके हैं। तो कौन कौन सा था? एक तो राइट टू इक्वालिटी था, राइट टू फ्रीडम था, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था। ठीक है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखो कई बार इस तरीके से वो क्वेश्चन देता है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। भाई किसी का शोषण करने का अधिकार थोड़ी ना तुमको दिया जाएगा कि कर लो इसको शोषण, कोई दिक्कत नहीं है। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। ठीक है, देन रिलीजियस फ्रीडम का राइट मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। देन है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार। देन है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ठीक है, तो इनका ब्रैकेट हमें पता होना चाहिए, मतलब इनकी रेंज पता होनी चाहिए। तो 14 to 18 है आपका इक्वालिटी वाला, 19 to 22 है आपका फ्रीडम वाला, 23 24 एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है, देन 25 से 28 फ्रीडम रिलीजियस फ्रीडम है, देन 29 और 30 बात करता है कल्चरल एजुकेशनल की, और 32 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। तो ये 6 अधिकार हमें मिले हुए हैं। तो ये हम 2 कल देख चुके हैं, और ये अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला हमें स्टार्ट करना है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। तो 23 की अगर बात करेंगे, इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, जिसको कि हम बेगार बोलते हैं। ठीक है, बेगर नहीं, बेगार। बेगार का मतलब होता है किसी से जबरन बंधुआ मजदूरी टाइप करवाना, मजदूरी करवाना, पैसे ना देना, या मजदूरी करवा के उतने पैसे ना देना जितना कि आपने उससे काम करवाया। दैट इज कॉल्ड एज बेगारी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो आपको पता ही है, इंसानों की खरीद फरोख्त जो होती है, बेचा जाता है आजकल क्या जाने कब से, है ना, खासकर जो छोटी लड़कियां होती हैं उनको बेचा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सो एक्सेप्शन यहाँ पे, स्टेट कैन फोर्स पीपल टू डू कंपलसरी सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग वॉर। तो वॉर के टाइम पे हमारी कंट्री हमें बोल सकती है कि भैया सबको हर घर से एक लोगों को आना पड़ेगा, या फिर इस तरीके से। तो आप ये नहीं बोल सकते कि काम करवा रहे हैं पैसा नहीं दे रहे हैं, युद्ध में लड़वा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। या फिर हमारे आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स ये नहीं बोल सकते, वो तो हम देखेंगे। एक अलग से आर्टिकल है, एक्सेप्शन के लिए आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं कि वो अपने अधिकार उनके जो है ना वो बहुत लिमिटेड होते हैं, उनके अधिकार बहुत लिमिटेड होते हैं। ये हम आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे। तो आर्म फोर्सेस के लोगों के लिए एक अलग से आर्टिकल है। ठीक है, तो वो ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमसे तो एक्स्ट्रा काम करवा लिया, वॉर में लड़वा लिया, लेकिन पैसा तो दिया ही नहीं उस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें के एक्सेप्शंस नहीं है। ठीक है, वैसे ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती ह्यूमन बीइंग की, यानी कि खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। और बेगार प्रोहिबिटेड है। बेगार का मतलब है कि किसी से बंधुआ मजदूरी करवाना, जबरन मजदूरी करवाना। किसी ने पहले के टाइम पे ऐसे होता था ना, ज़मींदार पैसे देता था, और अगर कोई पैसे ना सामने वाला चुकता कर पाए तो आओ बेटा अपने बीवी बच्चों के साथ सबके यहाँ सब लेके आओ और हमारे यहाँ मजदूरी करो, खेत मजदूरी करो हमारे। ठीक है, उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोहिबिटेड हैं पूरी तरीके से। ठीक है, 24 की बात करेंगे तो 24 क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस प्लेसेस, यानी कि हजार्डस प्लेसेस वो होती हैं जो खतरनाक काम होते हैं, जो खतरनाक स्थान होते हैं उनको बोलते हैं हजार्डस प्लेस। तो जो भी खतरनाक व्यवसाय होते हैं, जैसे कारखाने हो गए, खाने हो गई। अब खानों वगैरह में देखो, माइंस वगैरह में मतलब इतना ज़्यादा डेंजरस होता है वो। ठीक है, अलग अलग तरह की माइनिंग होती है। अगर आपने कभी रैट होल माइनिंग देखी हो तो उसमें सब मजदूर अंदर जाते हैं
और मतलब उनको वहाँ से ये सब तोड़ने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पूरी की पूरी रूफ कोलैप्स कर जाती है, अब वो वहीं पे अटक जाते हैं। समझ लो, कई बार ऐसे केसेस सुनने को मिले हैं, आपने देखे भी होंगे। कई बार तो न्यूज़ में आता भी नहीं है, क्योंकि न्यूज़ को टाइम ही कहाँ है इतना, चुनाव में जो बिजी रहते हैं इतना, चुनाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुनाव के बाद वो काम क्या कर रहे हैं उससे थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि चुनाव में कौन जीता, कौन सी पार्टी से छोड़ के गया, किसने क्या बयानबाजी दे दी, ओहो इन्होंने ये कह दिया, वो ये उस पार्टी में चलेगा, उसे मीडिया वालों को गजब मज़ा आता है। और हमें भी क्योंकि मज़ा आता है, क्योंकि हमें मज़ा आता है तो हम वही देखना पसंद करते हैं, तो उनको भी उसी में मज़ा आता है। ठीक है, किसको पड़ी है कि कहीं किसी को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसको पड़ी है कि मिड डे मील में कीड़े मिल रहे हैं, छिपकली मिल रही है पड़ी हुई, किसको पड़ी है कि जो है डेथ हो रही है बेटर हेल्थ कंडीशंस ना होने की वजह से। ठीक है, तो खैर, तो इस तरीके के जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर, जो हज़ार्डस प्लेसेस होते हैं, वहाँ बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। अब बच्चे कौन होते हैं, तो बच्चे जो 14 साल तक के होते हैं। ठीक है, तो बच्चे वो होते हैं जो 14 साल तक की उम्र के होते हैं, तो उनको हम बच्चा बोलते हैं। तो वो एम्प्लॉय उनको नहीं किया जा सकता हज़ार्डस ऑक्यूपेशंस पे। नॉन हज़ार्डस में देखो, स्कूल आवर्स के दौरान उनको किया जा सकता है नॉन हज़ार्डस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल बच्चे, आपने देखा होगा ना ये डीआईडी वगैरह, पता नहीं अब आता है कि नहीं डीआईडी वगैरह, डीआईडी और ये सब डांस शोज़ होते हैं, सिंगिंग। तो यहाँ पर इनको ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है या फिर बच्चों से काम करवाया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि वो नॉन हज़ार्डस है, यानी कि खतरनाक व्यवसाय नहीं है। और दूसरी चीज़ कि वो नॉन स्कूल आवर्स में करवाया जाना चाहिए, स्कूल आवर्स में नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 14 साल तक के बच्चों को हज़ार्डस जो प्लेसेस है वहाँ पर उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगेन, बहुत सारी चीज़ें हमारी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या सिर्फ लॉज में लिखी हुई हैं। रियलिटी अगर चेक करने आप जाएंगे तो सब नहीं मिलेंगी। रियलिटी चेक करना किसका काम है, मीडिया का। लेकिन मीडिया क्या कर रहा है आपको ही पता है। ठीक है, अब आते हैं 25 से 28 तक, जो बात करते हैं राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हम किस पे बात कर रहे थे 23 और 24, एक राइट हमारा गया। अब हम बात करें 25 टू 28, ये सिर्फ धर्म के बारे में बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 25, ये क्लियर हो गया आपको 23, 24? सर तो पैसा नहीं मिलेगा जमींदार का, तो दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ये आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं किसी से। ठीक है, चाहे भले किसी ने आपका पैसा लिया है, ठीक है, वो अगर अपनी विल से, अगर अपनी इच्छा से अगर वो सर्विस आप करना चाहता है तो वो अलग बात है, लेकिन ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूरी आप नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इंडियन आइडल भी। हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स, भैया करंट अफेयर होता है, स्टेटमेंट बेस्ड और ये सब नहीं होता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर कोई अलग से करंट अफेयर तुमको बना के दिए जाएंगे वो 3-4 फैक्ट को 3 का स्टेटमेंट बना के दे देगा, वो खत्म बात है। तो करंट अफेयर ही ना। तो 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब ये है कि आप अपने भगवान के साथ किसी भी तरह का रिलेशन रख सकते हैं, अपना कोई भी रिलीजियस बिलीफ या फेथ रख सकते हैं और उसको डिक्लेयर कर सकते हैं ओपनली, उसको बोलते हैं फ्री प्रोफेस। कॉन्शियंस का मतलब यह है कि अंतःकरण, मतलब अंतः यानी कि अंदर ही अंदर आप भगवान के साथ किसी भी तरह का आप राधा राधा नाम जप कर रहे हैं, आपके लिए राधा ही सब कुछ है। ठीक है, आपके लिए कृष्ण ही सब कुछ है, आपके लिए भगवान राम ही सब कुछ है, नानक ही सब कुछ है, महावीर ही सब कुछ है। तो वो आपकी और आपके भगवान के साथ रिलेशन है जो आप रखना चाहते हैं। राइट टू प्रोफेस का मतलब ये है कि आप कोई भी रिलीजियस बिलीफ या फेथ जो है आप उसको ओपनली किसी को भी बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोई भी कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस का मतलब है कुछ भी पूजा कर सकते हैं, कोई भी रिचुअल कर सकते हैं। आपको भगवा पहनना, आपको तिलक लगाना है, आपको टोपी लगानी है, ठीक है, जो करना है आपको, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। आपको कोई भी रिलीजियस बिलीफ रखना है, आइडिया आपका, वो आप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू हैव राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रोपोगेट का मतलब क्या हुआ, राइट टू प्रोपोगेट, तो इसका मतलब ये कि आप ट्रांसमिट कर सकते हैं और डिसेमिनेट कर सकते हैं अपने रिलीजियस बिलीफ को। ठीक है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा जो धर्म गुरु होते हैं, देखा है ना, जो बाबा लोग टाइप होते हैं, ठीक है, जैसे कि होते हैं, बहुत होते हैं, एग्जाम्पल तो मैं क्या ही दूँ। ठीक है, तो हर कोई अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है, बट यहाँ पर एक स्टार मार्क है। स्टार मार्क ये है कि कोई जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है। इट डज नॉट इंक्लूड फोर्सिबल कन्वर्जन्स। ठीक है, कन्वर्जन्स, जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं, ये आपका कोई अधिकार नहीं है। ओके, तो 25 एक इंडिविजुअल क्या हो गया भैया, एक सेकेंड, ये कोई अधिकार नहीं है। आर्टिकल 26 की अगर बात करेंगे तो ये बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्रता। वहाँ पर एक इंडिविजुअल को राइट मिला हुआ है कि वो अपने क्या क्या कर सकता है, उन्हें देखा। यहाँ पर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को, रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि धार्मिक कोई संस्था है, वो अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकता है। जैसे कि टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है, कुछ भी आपको बनवाना है आप बना सकते हैं। ठीक, उसमें किस तरीके के अफेयर्स में रखने हैं, अफेयर्स इन दी सेंस, अफेयर्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप
केरला के पद्मनाभा स्वामी मंदिर में जाएंगे, जिसको रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो पद्मनाभा स्वामी टेम्पल में, उस मैंने रील भी बना रखी है, अगर आप देखेंगे जाके तो ठीक है। तो पद्मनाभा स्वामी जो टेम्पल है, इस मंदिर में आप अगर जाएंगे तो आपको धोती कुर्ता ही पहनना पड़ेगा, ठीक है। आप जो मॉडर्न ड्रेसिंग वो नहीं कर सकते हैं, तो वो उनका रिलीजियस अफेयर है। जैसे कि आपका एक केरला में ही आपने अगर सुना हो तो सबरीमाला टेम्पल है, कितने लोगों ने सुना है केरला में सबरीमाला टेम्पल। यहाँ पे क्या है, सिर्फ विमेन ही नहीं, सिर्फ मेन ही क्या कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। विमेन पूजा नहीं कर सकती हैं, मेनली जिनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो विमेन होती हैं वो यहाँ पे नहीं एंटर कर सकती हैं। ये एक तरीके का रिलीजियस अफेयर है। अब ये केस जो है गया था कोर्ट में, 2019 की बात है ये, ठीक है, 2018-19 की बात है। उस टाइम पे ये गया और अभी भी ये पेंडिंग है, ठीक है। कोर्ट का ऐसा मानना था कि नहीं, मतलब वहाँ पे क्या आ गया था, वहाँ पर इक्वालिटी वाली चीज़ आ गई थी, क्योंकि हमने देखा है ना, भी राइट टू इक्वालिटी में पढ़ा था, 15 में भी देखा था, 15 में देखा था ना कि जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, हाँ, जेंडर। तो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। तो विमेन का यही कहना था कि भाई हम तो इसमें आर्टिकल 15 का यहाँ पे तो वॉलेशन हो रहा है, हम क्यों नहीं पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो रिलीजियस अफेयर जो इंस्टीट्यूशन है, जो सबरीमाला टेम्पल जो इंस्टीट्यूशन है, उसका ये कहना था भैया आर्टिकल 26 में आप देख लो, मैनेज द रिलीजियस अफेयर, हमारा जिस तरीके से हम रिलीजियस अफेयर को मैनेज करना चाहे हम करेंगे, इसमें आपको क्या दिक्कत है, इसमें गवर्नमेंट क्यों इतना ज़्यादा इंटरवीन कर रही है, तो हमारा प्योर रिलीजियस मैटर है। वैसे मैं आपको बता दूं भारत में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, मतलब यह है कि गवर्नमेंट रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन जो कोर रिलीजियस बिलीव्स होती हैं उस पर गवर्नमेंट जो है इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। लाइक कि गवर्नमेंट कल को बोले कि जितने भी मुस्लिम हैं कल से टोपी नहीं पहनेंगे, या जितने हिंदू हैं कल से भगवा नहीं है, तिलक नहीं लगाएंगे, तो ये बहुत ही कोर एकदम रिलीजियस बिलीफ हो गई, तो उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो अभी भी ये सबरीमाला टेम्पल वाला इशू अभी भी होल्ड में है, क्योंकि इसमें बोला गया था कि इतने जजेस की बेंच बैठेगी और वो डिसाइड करेगी, ठीक है। मतलब कमेंट रिमार्क्स तो आए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हाँ ये गलत है, होनी चाहिए एंट्री। इसमें एक मात्र ही महिला थी, ठीक है, तो उनका ये कहना था नहीं एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि बाकी में था उनका कहना था एंट्री होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अभी तो खैर केस पेंडिंग ही है, बोला गया था जज इतने जजेस बेंच की एक बेंच बनाई जाएगी, वो डिसाइड करेगी, जो अभी तक बनी तो नहीं है। तो ये एक तरीके का रिलीजियस अफेयर आप बोल सकते हैं। ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है कि भाई कोई गाड़ी वाड़ी हो गई, इमूवेबल का मतलब है कोई जमीन हो गई, ठीक है, मूव तो नहीं कर सकती ना, तो चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण वो कर सकते हैं। और एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के अनुसार संपत्ति का प्रशासन करना, यानी अपने हिसाब से उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। यानी कि हम ये समझ में आ रहा है कि 25 में एक इंडिविजुअल को राइट टू रिलीजियस फ्रीडम दी हुई है, और 26 में एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को, यानी कि एक जो ग्रुप है डिनोमिनेशन, उसको यहाँ पर दिया हुआ है क्या, अधिकार, धार्मिक अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। पहला तो है कि वो कोई इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकता है, स्टैब्लिश कर सकता है उसको मेंटेन, अपने हिसाब से रिलीजियस अफेयर्स को यहाँ पर मैनेज किया जा सकता है, और ओन और एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी को, और उस प्रॉपर्टी को लॉ के हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये क्लॉज हैं 26 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, तो ऑर्डर में याद रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। 27 पे आते हैं। अभी हमारा रिलीजियस फ्रीडम खत्म नहीं हुआ है, 25 से 28 तक में, तो 25 देखा, 26 देखा, 27 पे आते हैं। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक धर्म के प्रचार करने के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, ये लिखा हुआ है 27 में। तो बात ये आती है कि क्या सारे धर्मों का प्रचार करने के लिए टैक्स लगाया जा सकता है। देखो, धर्म का प्रचार के लिए टैक्स स्पेसिफिकली नहीं लगाया जा सकता। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे एक सेस करके टैक्स होता है, स्पेसिफिक पर्पस से लगाया जाता है, कि जैसे शिक्षा पर्पस हो सकता है, सफाई पर्पस हो सकता है, हेल्थ पर्पस हो सकता है, तो मतलब वो जो पैसा उससे कलेक्ट होगा वो उसी काम के लिए इस्तेमाल होगा। इस तरीके से धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, तो पहली चीज़ तो ये। लेकिन क्या टैक्स का पैसा हर धर्म के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। गवर्नमेंट काफ़ी सारी सब्सिडी वगैरह देती है, हज यात्रा और ये सब, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो टैक्स का पैसा हर धर्म के प्रमोशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। एंड दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली द लेवी ऑफ टैक्सेज नॉट द फीस, यह प्रावधान केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, शुल्क लगाने पर नहीं, यानी शुल्क लगाई जा सकती है। अब इसमें अंतर क्या होता है, जैसे आप मंदिर में जा रहे हैं ठीक है, तो अगर आपको स्पेशल दर्शन चाहिए तो आप 1000 रुपये की पत्ती कटवा लो। सीधा अगर जाके आपको भोलेनाथ पानी चढ़ाना है तो 2000 की पर्ची कटवा लो, कल को स्पेशल ऑफर निकालेंगे। अगर वहाँ पे जाके अगर आपको सेल्फी भी लेनी है शिवलिंग के साथ तो 5000 रुपये निकाल लो, ठीक है। तो जैसे जूते रखने के 20 रुपये 50 रुपये, तो ये सब एक काइंड ऑफ फीस होती है, टैक्स नहीं होता ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने देखा होगा, जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल भी जाओ, ज़्यादातर मंदिरों में यही धंधा बना रखा है काइंड ऑफ, यहाँ स्पेशल एंट्री भाई कई जगह, तो मतलब ये तो ठीक है बड़ी प्लेसेस हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन में चित्रकूट करके जगह पड़ती है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पता भी हो। तो धार्मिक मामले से मतलब काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन डेवलपमेंट नाम से एकदम बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये कहना मैं चाह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे तो जितना रिलीजियस बिलीफ है काफ़ी उसको इंपॉर्टेंस मिल सकती है, वहाँ के आसपास के एरिया डेवलप हो सकते हैं। अगर डेवलप करे हो तो उससे मतलब लोगों को रोजगार काफ़ी मिल सकता है। लेकिन खैर
तो यहाँ पे आप जाओगे जगह जगह पे वो बाबा बैठे हैं, नाम के बाबा हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, ठीक है, बस भगवा ओढ़ लिए हैं वो, ठीक है। यहाँ 20 रुपये चढ़ा दो, यहाँ चढ़ा दो, नहीं चढ़ाओगे ना तो कमेंट पास करते हैं, रिमार्क्स देते हैं। ये हालत है उन लोगों की। अब वो होते कौन है, मतलब अगेन उनमें से मैक्सिमम जो है नशेड़ी होते हैं, ठीक है। जो उसका पैसा इकट्ठा होता है वो नशे करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम है। कुछ वही है ना कि अब जनरलाइज कर दी जाती हैं चीज़ें, सब तो नहीं लेकिन काफ़ी होते हैं। बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, मतलब बहुत तो नहीं, कुछ ही लोग अच्छे होते हैं, बहुत लोग होते हैं ऐसे टोंगी टाइप, ठीक है। तो खैर आते हैं 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। ये क्या है ये आर्टिकल ये बोलता है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे इस तरीके की रिलीजियस नॉलेज नहीं दी जा, मतलब रिलीजियस नॉलेज नहीं इसको बोलेंगे कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। वो इंस्टीट्यूशन, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो शैक्षणिक संस्थान जहाँ पे स्टेट का पैसा आ रहा हो, और स्टेट का मतलब तुमको पता है क्या होता है, यानी एक तरीके से जहाँ सरकार का पैसा आ रहा हो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते हैं। अब इंस्टीट्यूशन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस कंप्लीटली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, कंप्लीटली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, यानी पूरी तरीके से स्टेट ही मेंटेन कर रहा है, मेंटेन्ड बाय स्टेट। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट के हाथ में, एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट स्टैब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट और एंडोवमेंट, अंडर एनी ट्रस्ट और एंडोवमेंट, ट्रस्ट के तहत बना है, ट्रस्ट से पैसा आ रहा है। इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट, रिकग्निशन मिल चुकी है, रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट, इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। अब आप मुझे बताओ कहाँ पे तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड होगा कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना। यहाँ पे कंप्लीटली प्रोहिबिट होगा क्योंकि कंप्लीटली मेंटेन्ड बाय द स्टेट है। यहाँ पे परमिटेड है लेकिन वॉलंटरी बेसिस पे, यानी अगर किसी की इच्छा हो तो ही, यहाँ पे तो दे ही नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर अगर उसकी इच्छा हो तो ही, ठीक है। तो परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस, ऑन वॉलंटरी बेसिस। और अगर बी में बात करेंगे तो यहाँ पे परमिटेड है। क्यों परमिटेड है? क्योंकि यहाँ पे पैसा आ रहा है उस एंडोवमेंट या ट्रस्ट से। जैसे कि मान लो कोई मंदिर है, ठीक है, कोई बड़ा सा, मान लो तिरुपति मंदिर है, ठीक है, हिंदू मंदिर है, ठीक है, हिंदू मंदिर है, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया कि चलो भाई, ठीक है, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया और वहीं से पैसा आ रहा है तिरुपति मंदिर से। वहाँ पे बोला जा रहा बच्चों तिलक लगा के आना सभी को, बच्चों, ठीक है, सभी लोगों को सुबह आके शिव जी की पूजा करनी है, सभी लोगों को आके विष्णु जी की पूजा करनी है। कंप्लीटली परमिटेड है भाई, वो बिल्कुल दिया जा सकता है। क्यों? अगर नहीं दिया जा सकता तो तिरुपति मंदिर पागल है क्या कि वो उस इंस्टीट्यूशन को बनाए? क्यों बनाएगा ही वो? क्यों फिर? अगर वहाँ पे धार्मिक को नहीं दिया सकता, अरे भाई धर्म का पैसा आ रहा है तो धर्म के तो प्रचार के लिए तो लगाया जाएगा। अगर धर्म का पैसा आ रहा है, ठीक है, तो धर्म के प्रचार के लिए तो लगाया जाएगा। तो अगर ये प्रोहिबिट कर देंगे कि अगर किसी ट्रस्ट के तहत अगर कोई बनाएगा इंस्टीट्यूशन, उसमें भी नहीं दे सकते रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो वो ट्रस्ट बनाएगा ही क्यों उस इंस्टीट्यूशन को? सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। परमिट हो सकता है रिकग्नाइज्ड बाई स्टेट, ठीक है। जैसे सरकारी स्कूल में नहीं दिया जा सकता है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। लेकिन कुछ होते हैं सरकारी, जैसे जहाँ मैं जाता था, जो मेरा स्कूल था, दैट वाज मतलब क्रिश्चियंस का था वो स्कूल, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वो कुछ तो पढ़ाते थे सुबह, मतलब उनकी कोई तो प्रेयर होती थी क्रिश्चियंस की, कुछ याद नहीं है, मतलब लास्ट में इतना पता एमेन बोला जाता था एमेन, ठीक है। लेकिन कुछ तो क्रिश्चियंस वाली प्रेयर हुआ करती थी। तो वो वॉलंटरी बेसिस पे, अगर कोई मना करना चाहे, ना करना चाहे तो नहीं कर सकता, वैसा कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन पता ही किसको होता है तब, पता ही किसको होता है, और फिर किसकी इतनी हिम्मत की विरोध करेगा, तो छोड़ो यार। चलो, तो 29 और 30 पे आते हैं। दिस टॉक्स अबाउट द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार। तो हमने रिलीजियस फ्रीडम देख लिया, ओके। हाँ, होली क्रॉस में कॉन्वेंट स्कूल, आवर फादर, हालेलुया, हाँ हालेलुया होता था, हालेलुया कौन था वो हालेलुया वाला? क्यों आमीन नहीं बोलते थे, एमेन बोलते थे, आमीन नहीं, एमेन, एमेन भाई पता नहीं व्हाट्स अ क्वालिफिकेशन। अच्छा चलो, ये हम बताएंगे तुमको भाई। तो रिलीजियस फ्रीडम हमने देखा 25 एक इंडिविजुअल को मिला हुआ है, 26 एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को मिला हुआ है, 27 टैक्स नहीं लगा सकते हैं, 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। अब आते हैं 29 और 30 में, जिसको बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, यानी कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। 29 दिस सेज एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, ठीक है। पहली बात तो इट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये जो 29 और 30 है, इनको हम माइनॉरिटी के राइट्स बोल देते हैं, इनको हम माइनॉरिटी के राइट्स बोल देते हैं 20 और 30 को, ठीक है।
तो इसमें लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैज़ द राइट टू कंजर्व इट। कोई भी नागरिक वर्ग है जिसकी उसकी खुद की विशिष्ट भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसके पास अधिकार है कि वो उसको संरक्षित कर सकता है, उसको कंजर्व कर सकता है, उसके पास पूरा अधिकार है। ठीक है, वो पूरी तरीके से उसको कंजर्व कर सकता है। ये राइट मिला हुआ है किसको? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन को, विच टेल्स us that this is not restricted only to the minorities। ये सिर्फ माइनॉरिटी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बिकॉज ये लिखा हुआ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कोई भी। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब है कि कोई भी, ठीक है, और कोई भी इसको कर सकता है। ठीक है, और जो माइनॉरिटी, पहली बात तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए इतनी। ठीक है, यहीं पे एक चीज़ और लिखी हुई है, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ। नो सिटीजन shall be denied admission into any educational institution, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशन maintained by the state, or receiving aid out of state funds। इसका मतलब ये है किसी को भी किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, ऑन व्हाट ग्राउंड? ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान समझो इसको। कोई भी इस तरीके का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्टेट से पैसा आ रहा है या फिर स्टेट फंड उसको मिल रही है, वहाँ पे किसी को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता है, चाहे वो भले माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो। अगर वहाँ पे ध्यान रखना, अगर वहाँ पे स्टेट से पैसा आ रहा है तो वहाँ पर रिलीजन, धर्म, कास्ट, रेस और लैंग्वेज के बेसिस पे किसी को एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक। अब आते हैं 30 पे। 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो अल्पसंख्यक हैं, अभी इसको बहुत ध्यान समझना इसमें, ठीक है, मैं जानबूझ के इसमें को आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें गलतियाँ होती हैं। क्या गलती होती है मैं आपको बताऊँगा। तो जो अल्पसंख्यक हैं उनके पास अधिकार है कि वो कोई भी शैक्षणिक जो संस्थान है उसको बना सकते हैं, स्टेट, ठीक है, उसको वो बना सकते हैं। पहली चीज़, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ लिखा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे था एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि ये जो 29 वाला अधिकार है, राइट है, ये क्योंकि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन लिखा हुआ है तो इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू माइनॉरिटीज़ और टू रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, अब रिलीजियस माइनॉरिटी क्या होती है? जो धर्म पे माइनॉरिटी। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या है? जो लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी है। फिर बात ये आई कि माइनॉरिटी जो शब्द है ये इसका मतलब क्या है? व्हाट डज माइनॉरिटी मीन? माइनॉरिटी कौन होता है? तो एक केस हुआ टीएमए पाई फाउंडेशन केस 2002 में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस माइनॉरिटी का मतलब बताया। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जब भी इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन तुमको देखने को मिले, ये चीज़ बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर तुम्हें पता है कि डिफाइंड है तो ठीक है, और नहीं पता है तो यही मानना कि वो डिफाइन नहीं होगी, तभी वो पूछ रहा है। जनरली ज़्यादा चीज़ें डिफाइन नहीं है। तो टीएमए पाई फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि माइनॉरिटी ये स्टेट स्पेसिफिक है। स्टेट स्पेसिफिक है मतलब, अब मैं आपसे पूछूं हिंदू माइनॉरिटी होंगे भारत में? हिंदू माइनॉरिटी होंगे? आप तुरंत बोलोगे ना, लेकिन मैं बोलूँगा हाँ। नागालैंड में चले जाओ, मिजोरम में चले जाओ, मेघालय में चले जाओ, माइनॉरिटी हैं हिंदू। लेकिन यूपी में हिंदू माइनॉरिटी में होंगे? पंजाब में हाँ होंगे, क्योंकि वहाँ पंजाबी ज़्यादा है, तो हिंदू माइनॉरिटी में होंगे। तो माइनॉरिटी उसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट स्पेसिफिक है, ये कोई जनरलिस्टिक नहीं है। ठीक है, और माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे ऑटोनॉमी होनी चाहिए। हुआ यह था कि स्टेट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कि माइनॉरिटी के द्वारा स्टैब्लिश थे। ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटी बनाते हैं, इनके पास बहुत सारे अधिकार हैं। अधिकार इनके इतनी है कि ये तकरीबन मतलब पूरी आधी सीट हम बोल सकते हैं कि रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये तकरीबन आधी सीट्स रिजर्व कर सकते हैं। 50% सीट्स जो है रिजर्व कर सकते हैं। और जो SC ST OBC रिजर्वेशन चलता है ना, वो यहाँ नहीं चलता है जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और यहाँ 50% तक सीट्स रिजर्व हो सकती हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, 50% सीट्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है।
और यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वही माइनॉरिटी कम्युनिटी चलाएगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, टीएमए पाई फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो बेसिक लॉज हैं देश के, उससे बस आपको उनको फुलफिल करना है। ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, जो आर्टिकल 30 का ध्यान रखना, इट ऑल्सो includes right of minority to impart education to its children in its own language, यानी अपनी भाषा में उसको शिक्षित भी कर सकता है वो कोई। तो ये आर्टिकल 30 में हिडन राइट है काइंड ऑफ। ठीक है। जैसे 29 में है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ओनली ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। सेक्स नहीं है यहाँ पे, यानी उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो 29 क्या बोल रहा है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कोई भी, नॉट नेसेसरली माइनॉरिटीज ओनली। माइनॉरिटीज के पास तो है ही है, और कौन सी माइनॉरिटी? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, धर्म और जो भाषा के आधार पर माइनॉरिटी, उनकी बात हो रही है। तो किसी का जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, वो प्रोटेक्ट कर सकता है। 30 में क्या लिखा है कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है कोई भी माइनॉरिटी, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन नहीं, सिर्फ माइनॉरिटी, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनॉरिटी कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, लेकिन टीएमए पाई फाउंडेशन केस में माइनॉरिटी शब्द का बताया गया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि माइनॉरिटी डिफर कर सकती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसे हिंदूज माइनॉरिटी इन नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पे। ठीक है। 29 इज नॉट सोलली स्पेसिफिक टू माइनॉरिटीज, लेकिन 30 स्पेसिफिकली फॉर माइनॉरिटीज। अब आते हैं आखिरी राइट पे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 टू 35। यहाँ पे कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है, जैसे 12 और 13 में कोई अधिकार नहीं था। ये अधिकार ही है, मैं ये नहीं बोलूँगा अधिकार नहीं, अधिकार है, लेकिन ये हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसलिए बोलते हैं, उपचार मिलता है यहाँ पे। बीमारी हो जाती है तो उपचार कराते हैं, तो उसी तरीके से अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उनका उपचार होता है यहाँ पर 32 में। कैसे? देखो, रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड ऑन दिस पार्ट नंबर 3 में हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स मिले हुए, हमने 5 देखे, इक्वालिटी वाला, फ्रीडम वाला, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला, रिलीजियस फ्रीडम का, कल्चरल और एजुकेशनल राइट हमने देखा। अब ये राइट जो हैं, अगर मान लो इनका हनन हो गया तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन देन? अगर मान लो किसी ने हमारे हमसे अनटचेबिलिटी कर ली, स्टेट ने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, या हमें इक्वालिटी नहीं दी, तो फिर हम क्या करेंगे? क्यों सर? व्हाट अबाउट आर्टिकल 31 एंड एनी वन शॉट जीके फॉर यूपीएससी ईपीएफओ? तो वन शॉट नहीं आएगा, और आर्टिकल नंबर 31 कल पढ़ेंगे जब डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट देखेंगे वहाँ पे। ठीक है। तो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हो गया तो यहाँ पे आर्टिकल 32 बोल रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाना, अपने मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट वहाँ पर आपके हो जाएंगे। अधिकार देगा आपको कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपका अधिकार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का आपके पास अधिकार है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ये 5 तरह की रिट इशू कर सकता है, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी, क्यो वारंटो। ज़रूरत के हिसाब से वो रिट इशू करेगा। ठीक है। ये जो रिट्स हैं इनको हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जहां पर इनको प्रेरोगेटिव रिट्स बोलते हैं। अब क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू कर सकता है? तो यहां लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कैन ऑथराइज एनी अदर कोर्ट ऑल्सो टू इशू रिट्स। ठीक है। रिट्स को इशू करने के लिए किसी और कोर्ट को भी पार्लियामेंट पावर दे सकती है। तो ये पावर पार्लियामेंट ने दी हाई कोर्ट्स को भी, अंडर आर्टिकल नंबर 226। 1950 से पहले बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, सिर्फ 3 हाई कोर्ट के पास पावर थी कि वो रिट इशू कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद अभी अगर देखें तो कोई भी देश के हाई कोर्ट, जितनी भी हाई कोर्ट है, सारी रिट इशू कर सकती हैं। ठीक। लेकिन अंतर क्या है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के रिट में? सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू इशू रिट, हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज टू इशू रिट। वो मना नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मना कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं मना कर सकता क्योंकि 32 एक हमारा मौलिक अधिकार है, 226 कोई मौलिक अधिकार नहीं, वो तो पार्लियामेंट ने पावर दे दी एडिशनल कि तुम भी कर सकते हो रिट इशू। क्यों दे दी पावर? ताकि सब लोग सुप्रीम कोर्ट में एकदम मुँह उठा के ना चले आए, क्योंकि वैसे ही पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी है, तो सुप्रीम कोर्ट शुड बी मैटर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। और होता भी है, जब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट पहले आपसे यही पूछेगा कि आप हाई कोर्ट गए थे। तो हाई कोर्ट इसीलिए उनको पावर दी गई है। ठीक है। बट हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था किसने? ये बोला था अंबेडकर जी ने। ठीक है। ये BR अंबेडकर जी ने बोला था कि संविधान की हृदय व आत्मा है, ऐसा अंबेडकर जी का कहना था, ध्यान रखना आपको। ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, कैन ओनली इशू रिट्स व्हेन देयर इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली।
यानी कि मौलिक अधिकारों का अगर हनन हुआ है तभी सुप्रीम कोर्ट जाना, लेकिन अगर लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। यानी कि जो हाई कोर्ट है वो ना सिर्फ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बल्कि लीगल राइट्स को भी वो कर सकता है, उनके लिए भी अगर उनका वायलेशन भी हुआ तो भी वो रिट इशू कर सकता है। ठीक, जुरिस्डिक्शन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में पूरा कहीं पे भी नहीं जुरिस्डिक्शन पूरे भारत में है, लेकिन हाई कोर्ट का सिर्फ उसी राज्य तक है, या फिर अगर उससे कोई रिलेटेड मैटर है तो वो कर सकता है, नहीं तो सिर्फ उसी राज्य तक सीमा उसकी रहती है हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट आप देखो तो पूरे देश में, तो अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो नैरो है, इसका वाइड है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, रेट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर। लेकिन अगर हम टेरिटोरियल सेंस में देखें, जुरिस्डिक्शन देखें, तो जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा है कंपेयर टू हाई कोर्ट। अब यहां पर हम एक एक करके जो पांचों रेट हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, सो पहली रेट है हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, हाँ, उसका शरीर लेके आओ। ठीक है, उसका शरीर लेके आओ। उसका शरीर क्यों लेके आना है? क्यों भैया उसका शरीर लेके क्यों आना है? इसलिए लेके आना है क्योंकि उसका अनलॉफुल तरीके से डिटेंशन हो गया। जैसे कि मैंने तुम्हें कल एक एग्जाम्पल दिया था कि ये तुम हो और ये चलो भैया ये दुनिया जीने नहीं देगी, स्कॉर्पियो मिल गई बीच में, मैडम जी तो घर में आराम से पकौड़े तल रही हैं और तुम्हारे यहाँ पकौड़े तले जा रहे हैं। तुमको जो है इन लोगों ने धर लिया, ओमनी लेके आए और धर लिया तुमको एक। ठीक है, अब तुम्हारे दोस्त को जब पता चली कि जो है पिंटू जो है अपना दिख नहीं रहा बहुत दिन से, फिर जब उसने जो है खंगवाला पता लगाया तो पता चला कि जो है तुम भागने की फिराक में थे और तुम धर लिए गए हो। ठीक, तो तुम्हारा दोस्त क्या है, कोर्ट जाएगा और बोलेगा सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा दोस्त जो है मिल नहीं रहा है, हमें ये है कि इन लोगों ने धरा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करेगा और बोलेगा पुलिस को कि उसको लेके आओ, उसका शरीर लेके आओ, टू हैव द बॉडी। दैट मीन्स कि ये रिट इशू करने के लिए ऐसा नहीं कि जो पीड़ित है उसी को जाना पड़ेगा। क्यों? अब ये तो नहीं बोलेगा ना ये कि भैया हमको जो छोड़ दो, हम थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, वहाँ रिट इशू करवा ले थोड़ा वकील से, फिर जो है हमें वो कर लेना, मतलब बंदी बना लेना, एक बार हम रेट इशू करवाएं ताकि हमारा केस आगे बढ़े। ऐसा तो नहीं होगा, किसी को उसकी मदद के लिए आना पड़ेगा इसी तरीके से। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो एग्रीव्ड पर्सन हो वही कोर्ट जाए, क्योंकि एग्रीव्ड पर्सन को तो डिटेंशन कर लिया गया है। ओके, तो एक केस है इसमें, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस 78 का, 1978 का। तो आपको, सॉरी 78 बोल रहा हूँ, 75 का। तो आपको पता है 1975 में, 1975 में, नहीं पता तो जान लो, आपातकाल लगा था। आई थिंक सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी के टाइम इंदिरा गांधी ने लगवाया था इसको 1975 में। जिसमें क्या हुआ था, सारे जो पॉलिटिशियंस थे ऑपोजिशन के, उनको जेल में डलवा दिया था। थोड़ा मैंने आपको हिंट दिया था कल राज नारायण जी के बारे में जब बता रहा था। 1971 में चुनाव हुआ था, फिर 75 में उन्होंने बोला था, 1975 में चैलेंज किया था कि उन्होंने गलत तरीके से चुनाव लड़ा है और हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वहाँ से राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल में 21, वो निकल के आया था। तो पॉलिटिशियंस को जब जेल में डाल दिया गया, उनका डिटेंशन एक तरीके से अनलॉफुल तरीके से हुआ ना। उनका डिटेंशन तो अनलॉफुल तरीके से हुआ। वैसे आप यहाँ पे AK गोपालन केस को भी रिकॉल कर सकते हैं 1950 का, जहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉ था, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत उनको धर लिया गया था। फिर वो कोर्ट गए थे, कोर्ट ने बोला था नहीं वो हम नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ को फॉलो किया गया है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो चलता ही नहीं इंडिया में। तो उसको भी आप इसी से रिलेट कर सकते हैं, हेबियस कॉर्पस से। एडीएम जबलपुर को फेमस हेबियस कॉर्पस केस के नाम से जानते हैं। सॉरी, तो जब इनको धर लिया गया, दैट इज एडीएम, मतलब जब अपोजिशन लोगों को धर लिया गया तो ये गए कोर्ट, हाई कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, उन लोगों को छोड़ा जाना चाहिए, यानी कि इन लोगों के फेवर में उसने डिसीजन दे दिया। जब इनके फेवर में डिसीजन दे दिया तो जो गवर्नमेंट है, सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में 4:1 का जजमेंट पास हुआ गवर्नमेंट के फेवर में कि आपके जो भी अधिकार हैं वो कानून से मिले हुए हैं, तो कानून उनको छीन भी सकता है और आपके अधिकार नॉर्मल कंडीशंस में, इस तरीके का इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि उस टाइम इमरजेंसी लगी हुई थी, आपातकाल लगा हुआ था। तो आपातकाल के दौरान आपके अधिकार नहीं है, ये सिर्फ कब है, जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं तब। 4:1, ये जो 1 थे उनका नाम था जस्टिस HR खन्ना। ही वॉज द सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, ये अपोजिशन में थे। इनका कहना था ये खैरात नहीं है, जो जीवन मिला हुआ ये खैरात नहीं है, जो अधिकार है खैरात का अधिकार नहीं है, ये कोई कानून नहीं दिए हैं, ये एक बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं किसी के लिए। ठीक है, जीने के लिए विद डिग्निटी, इनको नहीं छीना जा सकता, चाहे भले कोई इमरजेंसी क्यों ना लगी हो। ही वॉज अबाउट टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हिज सीनियरिटी। तो जिस हिसाब से इनकी सीनियरिटी थी उस हिसाब से इनको CJI बनना था, लेकिन ये CJI नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इन्होंने फेवर दिया था। भले यहाँ पे गवर्नमेंट के पक्ष में निर्णय गया क्योंकि जो मेजोरिटी बोलेगी वही होगा, लेकिन इनका जो ये जजमेंट आया था काफ़ी
फेमस जजमेंट था, जिसको अभी 2017 जो 18 का जो था आपका केस पुट्टास्वामी जजमेंट, जिसको हम आधार केस के नाम से जानते हैं या फिर राइट टू प्राइवेसी केस के नाम से भी जानते हैं, कल जिसके बारे में बताया था राइट टू प्राइवेसी वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं के जजमेंट का वो किया था, ठीक है, कोर्ट किया था और इन्हीं के जजमेंट को पुश किया था कि अधिकार जो हैं ये कोई हमें खैरात में नहीं मिले हुए हैं, ठीक है, ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं। ओके, ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू दी पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आप समझ गए कि जब किसी का अनलॉफुल तरीके से डिटेंशन हो तब। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये रेट किसके खिलाफ इशू नहीं की जा सकती है, अगर इस तरह के मतलब इस तरीके की बात हो, किसके खिलाफ इशू नहीं की जा सकती है, तो अगर डिटेंशन लॉफुल तरीके से हो, ठीक है, यानी कि इफ डिटेंशन इज लॉफुल, कानून के हिसाब से किसी को धरा गया है तो, ठीक। इफ या तो और इफ द डिटेंशन इज आउटसाइड, डिटेंशन is outside the jurisdiction of court, outside the jurisdiction of court, jurisdiction of court, ठीक है। डिटेंशन इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट, फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट। इसका एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ आपको। रिसेंट में 2-3 साल पहले यूपी की विधानसभा ने एक आईएएस ऑफिसर और कुछ पुलिस वालों को बुलाया और उनको एक दिन की काल कोठरी में, जो विधानसभा रहती है वहाँ पर उनको काल कोठरी की सज़ा सुनाई, मतलब एक दिन उन लोगों को बंद करके रखो। क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने कंटेम्प्ट किया लेजिस्लेचर का। कैसे किया? क्योंकि हमारे कानपुर में ही एक विधायक थे सलील बिश्नोई, ठीक है, जब सपा की सरकार थी तो थे बीजेपी के सलील बिश्नोई, तो जब सपा की सरकार थी तो वो आईएएस ऑफिसर और कुछ पुलिस वालों ने वो किसी की चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पर लाठियाँ बरसाईं, कायदे की उनकी सुताई करी, ठीक है। तो फिर लेजिस्लेचर ने अब जाके 2-3 साल पहले, ठीक है, उनको बुलाया कि बेटा आओ जरा इधर। सतीश महाना यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं जो कानपुर से ही हैं। तो उन्होंने बोला क्यों भैया, बहुत चौड़ आ रही थी उस टाइम पे, चलो एक दिन की उनको जेल दी। तो उन्होंने एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर का गिल्टी पाया गया कि हमारे विधायक को इस तरीके से ऐसे कैसे मार सकते हो। इसी तरीके से कोर्ट की भी कंटेम्प्ट होती है कि अगर किसी कोर्ट ने, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, कोर्ट ने कुछ बोला और आपने उसकी अवहेलना कर दी, ठीक है, नहीं हम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानते। अभी आपने सुना होगा एक यूपी का कोई तो था पुलिस वाला, उसने बोला था ये सब कोर्ट को हम नहीं मानते, ये सब बोला था, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो उस केस में कोर्ट उनको धर सकता है, आ जाओ बेटा इधर आ जाओ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें एक्सेप्शन। और एक और एक्सेप्शन है, दैट इज व्हेन डिटेंशन इज, वो तो हो चुका है, व्हेन डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, वो कोर्ट के जुरिसडिक्शन से ही बाहर है, या फिर डिटेंशन इज बाय अ कंपीटेंट कोर्ट। ओके, चलो अब आते हैं प्रोहिबिशन। ये सारे लैटिन वर्ड्स हैं, हेबियस कॉर्पस, ये सब। ओके, प्रोहिबिशन इनका मतलब क्या था? टू फॉरबिड, निषेध का मतलब मना करना। लेकिन रुक जाओ, इसको मत देखो यार, एक मिस कर दिया यार यहाँ पे। ओके, ठीक है, लिखा तो हुआ यहाँ पे, ये नहीं देखा मैंने, सॉरी। ये लिखा हुआ मैंडमस, ठीक है। मैंडमस का मतलब होता है, अगेन लैटिन टर्म है सारे, इसका मतलब होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। ऑर्डर्स अ पब्लिक ऑफिशियल और अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी दे फेल टू डू। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, प्रेसिडेंट, गवर्नर, और व्हेन द ड्यूटीज आर नॉट मैंडेटरी। ये क्या है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना कुछ तो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए, मान लो आपकी कोई दादाजी की पेंशन रुकी हुई है, कुछ भी आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, और वो जो पब्लिक ऑफिशियल है वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर मैंडमस को इशू किया जा सकता है। और कोर्ट बोलेगा उस पब्लिक ऑफिशियल को कि क्यों भैया काम क्यों नहीं कर रहे हो, करो काम ठीक से। तो उसको क्या बोल रहा है? काम करो, कमांड दे रहा है कि काम करने की। लेकिन कमांड तभी दी जा सकती है अगर वो पब्लिक ऑफिशियल है। तो मान लो मैं हूँ और मैं काम नहीं कर रहा हूँ, कैसे? मैं लेक्चर ले ही नहीं रहा हूँ, तो तुम मेरे कोर्ट नहीं जा सकते, ये लेक्चर क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं कोई पब्लिक ऑफिशियल, गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं हूँ, या सरकार मुझे पैसा नहीं दे रही है। समझ रहे हैं आप? यानी कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी इशू की जा सकती है, लेकिन तब व्हेन दैट प्राइवेट इंडिविजुअल और दैट इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग विद फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, या फिर वो गवर्नमेंट से पैसा उठा रहा है, तो स्टेट से पैसा उठा रहा है तो नहीं। इन जनरल प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ इसको नहीं इशू किया जा सकता है। इशू कब किया जा सकता है ना, होता है या फिर वो काम मैंडेटरी नेचर का नहीं है, यानी कि वो काम अगर मैंडेटरी नेचर का नहीं है कि नहीं उसको करना ही पड़ेगा, वॉलंटरी नेचर का कि भाई कर देना अगर मन हो तो मना भी कर सकता है, ठीक है। ये रेट इशू नहीं की जा सकती प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ अगर वर्क मैंडेटरी नेचर का नहीं है, प्रेसिडेंट के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ, जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ, ठीक है। तो ये मैंडमस हो गया। प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, मना कर रहा है। वो क्या बोल रहा है? काम करो, कमांड दे रहा है, करो, हम आदेश दे रहे हैं कि काम करो। प्रोहिबिशन क्या बोल रहा है? मत करो, रुक जाओ वहीं पर, आगे मत बढ़ो। इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन। जो लोअर कोर्ट है अपने जुरिसडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, कोशिश ही कर रहा है कि उसको रोक दिया,
कोशिश ही कर रहा है कि इसको उसको वहीं पे रोक दिया, ठीक है, क्योंकि आपका वो जुरिस्डिक्शन नहीं है। क्या जुरिस्डिक्शन नहीं है? कैसे? जैसे कि एग्जांपल दीजिए सर। अब सुपीरियर कोर्ट इशू कर सकता है लोअर कोर्ट के लिए, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है सुपीरियर कोर्ट, और लोअर कोर्ट हो सकता है हाई कोर्ट, या सुपीरियर कोर्ट हो सकता है हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट। तो वो जो सुपीरियर कोर्ट है, ठीक है, ये बोलेगा कि जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हाई कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड, यानी कि कुछ ऐसा निर्णय दे रहा है, जैसे मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो निर्णय दे रही है कुछ तो महाराष्ट्र से संबंधित, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा रुको 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 रुको, आप महाराष्ट्र के उसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, वो महाराष्ट्र की हाई कोर्ट देखेगी। तो ये हो गया टू फॉरबिड, टू मना करना कि भाई अपने जो काम है वही करो, अपने काम से काम रखो। सर्शियरी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड, इट इज़ प्रिवेंटिव नेचर का, इट इज़ क्यूरेटिव नेचर का, मतलब ये प्रिवेंट कर रहा है, भाई रुको यार रुको, कहाँ जा रहा है, ये क्या है, ये बोल रहा है, वो चला गया है, लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा चुका है, वो जा चुका है, यहाँ के जाने की कोशिश कर रहा था, रोक लिया गया, यहाँ के वो जा चुका है, वो लोअर कोर्ट हैज एक्टेड बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, तो उसको नलीफाई करना, क्वैश करना और उसको ट्रांसफर कर लेना, या तो किसी और को ट्रांसफर कर देना, तो मेनली खुद पे ट्रांसफर कर लेना कि क्या कर रहे हो। जैसे कि सदगुरु का जो आश्रम है ईशा फाउंडेशन का, तो तब जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने निर्णय दे दिया कि भाई पुलिस जो है, पुलिस जाओ यहाँ पे जरा देखो इनका, देखो अंदर सभी क्या चल रहा है, ठीक है, अंदर जाके देखो क्या चल रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बेटा जो तुम हरकत कर दिए सो कर दिए, दोबारा हरकत मत करना, और ये जो भी केस है उसको अब हम लेते हैं उसको। तो सर्शियरी का मतलब है कि किसी ने अपने जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड एक्ट कर दिया है और उसको क्वैश करके उसको अपने अंडर में ले लेना, दैट इज सर्शियरी। सो इट इज ऑफ प्रिवेंटिव नेचर का, प्रिवेंट कर रहा है, एंड सर्शियरी ये आपका क्यूरेटिव नेचर का है, ठीक है। एंड द लास्ट इट इज क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किसने तुमको अथॉरिटी दी, किसने तुमको अथॉरिटी दी कि तुम यहाँ बैठो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या है, वहाँ पे तो दोनों में एक्सेप्शंस हमने देख लिया, यहाँ पे एक्सेप्शन ये है, जैसे प्रोहिबिशन में अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट या फिर इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल, ठीक है, सॉरी जुडिशियल बोल रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इनके खिलाफ इशू नहीं की जा सकती है। तो फिर किसके खिलाफ की जा सकती है, जो जुडिशियल या क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज है, सिर्फ उनके खिलाफ। सर्शियरी यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है यहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडीज, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी कि ये सर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ इशू की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का, जैसे कि आईएएस ऑफिसर, आपने देखा होगा कई बार इस तरह के आजकल वीडियोस आती हैं, आईएएस ऑफिसर इन सबको, आईपीएस ऑफिसर को लताड़ देती है कोर्ट। यानी कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर अपने जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जा रहा है, जाओ भाई, और लेकिन अगर चला गया तो कोर्ट बुलाएगी, उसके ऑर्डर को क्वैश करेगी और उसको अपने में ले लेगी और कोर्ट हड़काएगी। आप कोर्ट से ज़्यादा ऊपर हो गए, नहीं आप कोर्ट को सिखाएंगे, ठीक है। आपने देखा एकदम भी बिल्ली टाइप बन जाते हैं हमारे ऑफिसर जो भी होते हैं, जो है ना ग्रैंड एंट्री रील जिनकी आती हैं, कोर्ट के सामने जो है किसी की ग्रैंड एंट्री नहीं चलती है, काफ़ी गड़गाता है कोर्ट। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, किसने आपको अथॉरिटी दी, मतलब आप इस पब्लिक ऑफिस में नहीं बैठ सकते हो, आप इसके लिए राइट, मतलब आपके पास ये अधिकार नहीं है, बट फिर भी अगर आप बैठ रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज कि आप उसको इलीगली एक तरीके से होल्ड कर रहे हो ऑफिस को, और वहाँ पे क्यो वारंटो को इशू किया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे क्यो वारंटो रेट को इशू किया जाएगा, ठीक है। किस अधिकार से, यानी किसने आपको अधिकार दिया, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, सो इट चैलेंजेस अ पर्सन्स राइट टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। हमको सिखा रहा है सर, समझ में ना आ रहा है, समझ में ना आ रहा है या नहीं, तो जाके ना पहले नहाओ, जाके नहाना भी पड़ता है उसके लिए, है ना, पीठ सीधा करके बैठना पड़ता है, बैठे आराम से, सर समझ ना आ रहा है, अब क्या करें, समझ ना आ रहा है तो सबको जब समझ में आ रहा है 90% को, 10% को नहीं आ रहा है, तो दिक्कत 10% के साथ है। 90% को नहीं समझ में आ रहा है, 10% को आ रहा है, तो फिर दिक्कत पढ़ाने वाले में, तो अब समझ लीजिए, ठीक है। हाँ देखो, एक बोल रहा है बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, एक को बहुत फास्ट लग रहा है, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं, थोड़ा सा तेज कर दो बहुत फास्ट हो गया, थोड़ा सा धीमे बढ़ा दो, नहीं हमें 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 तो बहुत स्लो लग रहा है, थोड़ा सा तेज में हमें तो समझ नहीं आ रहा है, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें चल रही हैं, ज़िंदगी है, यही नाम है ज़िंदगी का। बैठे हैं आराम से रजाई में। हेबियस कॉर्पस में क्या देखा, किसी को अगर अनलॉफुल तरीके से डिटेंशन हो गया है, किसी को अनलॉफुल तरीके से धर लिया गया है, कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि अगर इसने कुछ किया इस तरीके से तो उसको धर लिया जाएगा, लेकिन धर लिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रात में बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा है, मैंने शिकायत कर दी पुलिस में, पुलिस वाले मेरे को धर ले गए, ठीक, अनलॉफुल डिटेंशन है, वहाँ पर इशू किया जाता है। देन मैंडेमस में कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई मैंडेटरी काम नहीं कर रहा है,
तो उसको इशू किया जा सकता है। कब नहीं किया जा सकता है? प्रेसिडेंट के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ, वो काम मैंडेटरी नहीं है, या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ। प्रोहिबिशन हायर कोर्ट या फिर सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं बोल रहा हूं, सुपीरियर कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट, क्या लोअर कोर्ट को उसके जुरिस्डिक्शन से जाने से रोकता है, प्रोहिबिट करता है, मना करता है। टू फॉरबिड, हेबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ मैंडेमस, वी कमांड, प्रोहिबिशन वी फॉरबिड। सर्शोरी में क्या हो रहा है वहां पे? उसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ, क्यूरेटिव नेचर का है। कोई अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल गया है तो उसको क्या कर रहे हैं? उसके ऑर्डर को क्वैश कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस को अपने अंडर में ले रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज सर्शोरी। एंड क्यो वारंटो का मतलब होता है बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ, किसने आपको अथॉरिटी दी कि ये ऑफिस को आप होल्ड करोगे। यानी कि अगर किसी ऑफिस को कोई होल्ड करने के लिए एलिजिबल नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको पता चला कि यार ये जो बंदा है आईएएस बना बैठा है, ठीक है, और ये इसके फर्जी तरीके से या फिर इसने गलत तरीके से लिया, जैसे पूजा खेड़कर टाइप, तो वहाँ पर क्यों वारंटो इशू की जा सकती है। अगर आपको लग रहा है कि ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन फिर भी ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो वहाँ पर क्यों वारंटो इशू किया जा सकता है। अब आते हैं 33 में, और हार्ट एंड सोल तो मैंने आपको बता ही दिया था, अम्बेडकर जी ने बोला था, ठीक। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 33 पे। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, पुलिस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज टू इंश्योर प्रॉपर डिसिप्लिन एंड ड्यूटी। 58th अमेंडमेंट से, ठीक है, 1984 में। मतलब पहले तो ये समझ लो है क्या मतलब इसका। तो मतलब इसका ये है कि जो भी आर्म फोर्सेस के पर्सनल से उनके लिए राइट रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, और वो इस बात को लेकर चिल्ला नहीं सकते हैं कि नहीं नहीं हमारे राइट्स को रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे आपने सुना होगा कई बार अगर आपके घर में भी अगर कोई फोर्सेज में होगा, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, या फिर कोई भी सीएपीएफ हो, ठीक है, जैसे सीआरपीएफ, सीएसएफ, ये सब बीएसएफ, और अगर आपके घर में जो भी हैं वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इस रैंक में है, तो उनसे आप पूछिएगा, आपको पता भी होगा कि कितने क्या अधिकार होते हैं, ठीक है। यानी कि आप कुछ भी इस तरीके से कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, नहीं तो डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाता है आपके नाम पे, डिसिप्लिन के नाम पे कुछ भी हो जाता है, ठीक है। खाली बैठे हो, आप बेटा घास छील दो आके, तो आप ये नहीं बोल सकते ये तो हमारे आर्टिकल नंबर 23 का हनन है। आप ऐसा नहीं कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया में वर्दी के साथ फोटो डाल सकते हो, सब कुछ, क्या बोलो नहीं ये तो मेरा राइट टू एक्सप्रेस है, मैं तो खुद को एक्सप्रेस कर रहा था। जैसे एक आईएएस ऑफिसर है, दुर्गा शक्ति नागपाल का हस्बैंड, जब उसको यहाँ पर यूपी में चुनाव थे, तो पूरा ऑफिशियल के साथ भौकाल बना रहा है, गाड़ी वाड़ी के साथ ऑब्जर्वर को बनाया गया, तो फोटो तो उसको तुरंत सस्पेंड किया गया, ठीक है। वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं ये तो मैं खुद को एक्सप्रेस कर रहा था। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस करता है खुद को, और विकलांग कोटे से आईएएस बना है वो, ठीक है। तो ये खैर वो आर्म फोर्सेस का तो नहीं है, लेकिन मैं आर्म फोर्सेस की यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो आर्टिकल है ये आर्म फोर्सेस की बात करता है। पुलिस की और जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो ये जैसे इंटेलिजेंस, जैसे जो लोग आईबी में होते हैं, पब्लिकली डिक्लेयर नहीं कर सकते मैं आईबी में हूँ, तो वो ये नहीं बोल सकते मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये तो मेरा अधिकार है, तो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 है, सब क्लॉज ए है, राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन, वो ये सब नहीं बोल सकते हैं ये सब, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये आर्टिकल नंबर 33 में इन लोगों के जो राइट्स हैं आर्म फोर्सेस के वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। 34 टॉक्स अबाउट इट प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। यानी कि अगर मार्शल लॉ का मतलब है कि एक तरीके का मिलिट्री रूल, अगर मिलिट्री का रूल है, मिलिट्री रूल मतलब वहाँ पर मिलिट्री रूल लगा हुआ आर्मी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट इंडिया में तो आज तक कभी लगा नहीं है ये, लेकिन आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, वहीं से लिया भी हमने मार्शल लॉ को, यूके से ही। तो उस टाइम पे मिलिट्री रूल लगा दिया गया था, यानी कि आपके मौलिक अधिकार गए अपने आप, मिलिट्री का रूल आ जाता है वहाँ पे, मिलिट्री पूरी तरीके से रूल करती है, जो बाकी लॉ ऑर्डर सब खत्म, लॉ ऑर्डर सब खत्म, सिर्फ मिलिट्री का रूल चलेगा वहाँ पे, सारे फंडामेंटल राइट अपने आप खत्म हो जाते हैं वहाँ पे। मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल, ये इम्प्लिसिट है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्सप्लिसिटली कहीं लिखा नहीं हुआ है, मार्शल लॉ डिफाइन नहीं कि ये मार्शल लॉ है, और आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी लगा नहीं है। इट वेस्ट एक्सक्लूसिव पावर, 35 की बात कर रहा हूँ, इट वेस्ट एक्सक्लूसिव पावर इन पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। यानी कि ये एक्सक्लूसिव पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो राइट्स को लेके, फंडामेंटल राइट को लेके, मौलिक अधिकारों को लेके कोई भी कानून बना सकता है। यानी कि एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सिर्फ पार्लियामेंट और कोई नहीं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर भी चाहे तो वो कोई भी कानून मौलिक अधिकार को लेकर नहीं बना सकती है। क्यों ऐसा रखा गया है? क्योंकि पार्लियामेंट देश की एक ही होती है, और देश में ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, फंडामेंटल राइट को लेकर, मौलिक अधिकार को लेकर यूनिफॉर्मिटी रहे, इसलिए आर्टिकल नंबर 35 में सिर्फ पार्लियामेंट को पावर दी गई है। अब हम यहाँ पे देखेंगे फंडामेंटल राइट्स टू फॉरेनर्स और एलियंस। देखो मौलिक अधिकार जितने भी हैं वो भारतीयों के लिए तो है ही, लेकिन वो फंडामेंटल राइट जो फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं वो कौन कौन से हैं? आप एक मंत्र का जाप करेंगे, वो है 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। इसको बार बार आपको रिपीटेड मोड में बोलना है, अभी अभी बोलना है, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, बार बार बोलिए 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं दैट आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स ऑल्सो। ओके, क्यों? दैट आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स ऑल्सो, इज इट ट्रू? रॉन्ग, दैट आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, ठीक है, ओनली टू सिटीजन्स। मतलब ये है इसका मतलब ये मत समझ लेना अच्छा ये सिटीजन को है बाकी फॉरेनर, सिटीजन्स को तो सारे हैं, ये ओनली टू सिटीजन्स है, मतलब ये फॉरेनर्स को नहीं मिले हुए हैं, ओनली टू सिटीजन्स, नॉट टू फॉरेनर्स, नॉट टू फॉरेनर्स। अब मुझे बताना, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, राइट अगेंस्ट
एक्सपर्टेशन, ये फॉरनर को मिला हुआ है नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये फॉरनर को मिला हुआ है नहीं? आंसर इज यस, मिला हुआ है। क्यों क्यों मिला हुआ है? क्योंकि 15, 16, 19, 29, 30 में नहीं आता है। बस तुम ये याद करो, देखो तुम्हें याद है 15, 16, 19, 29, 30, यानी आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 में जो भी लिखा हुआ है वो वाले राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिले हुए, फॉरनर्स को नहीं। और बाकी जितने भी हैं 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, सब सिटीजन्स को तो मिले ही हुए हैं, फॉरनर्स को भी मिले हुए हैं। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 दीज आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। तो बस 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 याद रखो। कुछ भी पूछे उस तुमसे पूछ ले, बताओ तुम ये बताओ कि जो राइट टू इक्वालिटी है वो फॉरनर को मिला हुआ है? हाँ मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि 15, 16, 19, 29, 30 में नहीं आता है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी तो 14 होता है। वो पूछ ले, बताओ अच्छा राइट टू पब्लिक राइट में अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, फॉरनर को मिला हुआ है 15, 16, 19, 29, तो वो तो 16 में आता है, तो नहीं मिला हुआ है, क्योंकि 16 तो सिर्फ सिटीजन को मिला हुआ है, सिंपल। ठीक है, तो ये याद करना है। सर आपकी बुक विजयवाड़ा में एक लाइब्रेरी में, अच्छा, तो ये ध्यान रखना आपको बस 15, 16, 19, 29, 30। अब नहीं कि अच्छा ये मिला हुआ है तो 14 ये वाला, अरे भाई ये अगर मिला हुआ है सिटीजन्स को सिर्फ, तो बाकी तो सबको मिला हुआ है फिर। ओके, तो आज का जो थ्योरी वाला पोर्शन हमारा भी खत्म होता है। क्वेश्चंस का आज का जो मेन लेक्चर है वो क्वेश्चंस है। कल हमने क्वेश्चन नहीं लगाए थे, तो कल जो हमने पढ़ा था, जो आज पढ़ा है, उस पर हम क्वेश्चन लगाएंगे दबा के यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन शुड एक्साइट यू, कि भाई देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसको हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो क्वेश्चन शुड एक्साइट यू, MCQs शुड एक्साइट। यह वेबसाइट से कर सकते हैं, जाकर यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिलियन आप लोगों ने डाउनलोड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जब बैच में होंगे तो वहाँ पर आपका माई डाउट करके एक सेक्शन होगा, या फिर फोरम करके एक सेक्शन होगा, माई फोरम, तो वहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पर तो इन जनरल जो एनरोल्ड नहीं है उसके लिए भी है, जो एनरोल्ड है उनके लिए अलग से होता है वो। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन करिए, यूपीएससी के करते हैं क्वेश्चन, ठीक अच्छे खासे क्वेश्चन सही है, फिर उसके बाद हम SSC वाले भी करेंगे। ठीक है, चलो, और क्वेश्चंस करेंगे भाई आज दबा के। पवित्रा 12/1 मिलियन बेटे, वो डाउनलोड है, कोर्स के एनरोलमेंट नहीं है वो। 12/1 मिलियन, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट मीनिंग क्या है टर्म स्टेट का, एज डिफाइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट में सब कुछ आता है, मैंने क्या बोला था, ऑल ऑफ दी अबव मारना। ठीक है, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, लंबाड़ी मैडम, लंबाड़ तो ये है जिसमें कि सब कुछ है, यूनियन गवर्नमेंट है, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर है, लोकल अथॉरिटीज़ है, सब कुछ। जो सबसे बड़ा वाला होता है, सो सबसे वाइड होता है, वो आंसर होगा। कंटेन इन पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली। कुछ अधिकार सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही मिले हुए हैं, बिल्कुल, जैसे कि आर्टिकल 16, भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो स्टेट ही देगा ना, कोई इंडिविजुअल तो देगा नहीं। ठीक है, कुछ राइट है, फिर 17 है, वो इंडिविजुअल के खिलाफ भी मिला हुआ है। सम राइट्स कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल इन फेवर ऑफ सिटीजन्स ओनली। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिटीजन्स के फेवर में सिर्फ एनफोर्सेबल, बिल्कुल, 15, 16, 19, 29, 30। सम राइट्स कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड इंडिविजुअल, यस, आर्टिकल 15। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और किसी पब्लिक प्लेस पे वो सब नहीं हो सकता है कि भाई कोई जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन करे, है ना, रेस्टोरेंट है, ठीक है, सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल स्टेट का तो होता नहीं है, रेस्टोरेंट स्टेट का तो होता नहीं है, तो वहाँ पे भी तो ऑप्शन नंबर D 1, 2 एंड 3। चलिए अगला है थर्ड क्वेश्चन, CS 1 2024 का, अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट्स ग्रांटेड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। भारत के संविधान के भाग 3 के अधीन व्यक्ति इस भाग द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को तब प्रवर्तित कर सकते हैं जब किसी सरकारी प्राधिकारी की कार्रवाई द्वारा उनका अतिक्रमण किया जाता है। हाँ, बिल्कुल, अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट्स गारंटेड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय नॉट ओनली द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो बाय इनएक्शन। यानी अगर गवर्नमेंट के कुछ एक्शन से अगर किसी के अधिकार का हनन हो तो ठीक है, तो मतलब रिट इशू करवाई जा सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ ना करे तो भी तो हो सकता है, बिल्कुल, तभी तो होता है। क्या होता है, मैंडेमस। क्यों नहीं कर रहे हो भैया, काम क्यों नहीं कर रहे हो? मैंडेमस तभी तो इशू हो रही थी, काम ना करने की वजह से, और प्रोहिबिशन या सर्जरी काम करने की वजह से हो रही थी, तो दोनों सही है।
गवर्नमेंट के एक्शन इन एक्शन दोनों केसेस में रिट को इशू किया जा सकता है। एज डिफाइंड in the Article 12 of the Constitution of India, state includes CDS 1 2025। स्टेट में क्या आएगा? सब कुछ आएगा स्टेट में, ठीक है। चलो अगला करो, सीबीआई में खुफिया विभाग में इंस्पेक्टर बना जल्दी से। कौन सा करेक्ट है? अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट इज बाउंड टू इम्पार्ट इक्वल ट्रीटमेंट टू डिसिमिलरली सिचुएटेड पर्सन्स। बताइए, अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट इज बाउंड टू इम्पार्ट इक्वल ट्रीटमेंट टू डिसिमिलरली सिचुएटेड पर्सन्स। डिसिमिलरली सिचुएटेड पर्सन, अंबानी और मान लो कोई गरीब आदमी है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना ही देना है, वहाँ पर अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। स्टेट कैन जस्टिफाई एन अनइक्वल ट्रीटमेंट बिटवीन टू सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन इफ देयर इज सच अ प्रेसिडेंस ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट। जो दो सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन है, जो दो सेम तरीके के पर्सन है, मान लो अंबानी और अडानी, उनके बीच में अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 करिए, 16th। करंट अफेयर्स का मंथली होते हैं सर, ठीक है, मंथली होते हैं तो मंथली आप करिए। चलो, with reference to Article 16 of the Constitution of India, which of the following is or are correct? Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any. Nothing in this article shall prevent. Yes, 16 clause 4. 16 clause 4 कि बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन के फेवर में और इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, वो 16 का वोलेशन नहीं होगा। वही तो बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट कैन डिनाई अ women टू बी अपॉइंटेड एज अ डॉक्टर इन द आर्मी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑन अकाउंट ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की वजह से स्टेट मना कर सकता है अपॉइंटमेंट से, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे, ठीक है। क्रीमी लेयर अमंग्स दीज बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन आर डिटरमाइंड बाई इनकम क्राइटेरिया ओनली। नो, सिर्फ इनकम क्राइटेरिया से नहीं, जमीन अमीन भी, लैंड वगैरह भी सब भी डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर A1 ओनली। ओनली एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं, ठीक है, ओनली एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना है आपको। अब यहाँ पे भी ओनली ओनली लिखा हुआ था, यहाँ पे भी ओनली ओनली लिखा हुआ था, उस हिसाब से तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। मतलब समझो कि ओनली ऐसा कोई भंड हो के नहीं मार देना सीधे कि नहीं हमने ओनली देखा बस गलत मान लिया। ऐसे तो यहाँ सम भी लिखा हुआ है, और सम जो है एक जनरलिस्टिक कीवर्ड होता है। सम में, कुड बी, पॉसिबिलिटी को जो जताते हैं, जो कीवर्ड पॉसिबिलिटी को जताते हैं, दिखाते हैं, वो सही होते हैं, ठीक है, जनरली। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर फंडामेंटल राइट। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है? राइट टू वर्क, प्रिवेसी, राइट टू फ्री एंड, और आर्टिकल भी बताएंगे आप, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 18 ईयर्स ना। राइट टू वर्क, नो, ये कहीं हमने पढ़ा है राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट। राइट टू प्राइवेसी, यस, के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट आर्टिकल नंबर 21। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 18, नहीं 6 to 14 पढ़ा था हमने, याद करो कल 21A 6 to 14 था ना कि 6 to 18, सो 2 ओनली, ऑप्शन नंबर C। The judgment of the Supreme Court in the People's Union for Civil Liberties versus Union of India 2004 is related to which of the following? Right to shelter, right against custodial violence, right to information, right to speedy trial। बताइए, स्पीडी ट्रायल कौन सा केस था? सॉरी, तो राइट टू शेल्टर ओल्गा ट्रेलिस केस था। कस्टोडियल वायलेंस नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आपके वो जो DK बासु वाला था, ठीक है। आंसर क्या होगा? राइट टू स्पीडी ट्रायल, ठीक है। सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू स्पीडी ट्रायल होगा यहाँ पे। एक सेकेंड, एक स्पीडी ट्रायल नहीं, वो तो शायद वो खातून वाला केस था। ये होगा आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि आपका राजनारायण केस था ना, राजनारायण भी इसी से संबंधित था आपका, ठीक है। राजनारायण केस भी आपका इसी से ही संबंधित था, ठीक है, राजनारायण वाला केस। और ये तो आपके वो जो कल हमने देखा था राइट टू स्पीडी ट्रायल करना है, वो खातून वाला जो केस था, हुसैन आरा वाला जो केस था, हुसैन आरा, ठीक है। चलो अभी एक दो और केसेस पढ़ाऊंगा अभी मैं बीच में, शायरा बानो वाला हो गया, ठीक है, नाज फाउंडेशन हो गया, नवतेज सिंह जौहर वाला हो गया, ये भी पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है।
सर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करेंगे तो किस में आएगा? डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज तो यार स्टेट की गवर्नमेंट ही कर सकती है। स्टेट का नाम चेंज करना है तो वो पार्लियामेंट करती है। डिस्ट्रिक्ट का नाम तो कर सकती है, जैसे कि अली नगर का नाम सीतानगर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड उसकी खोई हुई जो प्रतिष्ठा है, गरिमा है, उसको वापस दिलाएंगे मैथिली ठाकुर जी। खोई हुई प्रतिष्ठा, और जो खोया हुआ रोजगार है, खोई हुई सड़कें, वो थोड़ी ना दिलाएंगे। खोया हुआ जो सम्मान है, वो सम्मान क्योंकि पैसे से मिलता नहीं, सम्मान के लिए 1 रुपया खर्च करने की जरूरत होती नहीं है। सम्मान के लिए तो बस क्या है, बस बोली तो देना है, नाम ही तो चेंज करना है। उससे क्या होगा? सम्मान से हर जगह जहाँ जहाँ। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छी बात है, होना चाहिए नाम चेंज, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। नाम चेंज भी आप करो लेकिन डेवलपमेंट करो ना, वो भी इंपॉर्टेंट है उतना ही या फिर उससे ज़्यादा। खैर पॉलिटिकल मैटर्स में कोशिश करता हूँ बोलूँ नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुंह से निकल जाती है, मेरे मुंह से निकल गई टाइप हो जाता है, क्योंकि लोग टैग बड़ी जल्दी लगाते हैं कि ये इस पार्टी से हैं, ये लगता है इस पार्टी से हैं, उस तरीके का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। तो भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, देखो भारत रत्न हो गया, पद्म अवार्ड हो गया, ये सब प्रोहिबिटेड नहीं है, सब हैं, क्योंकि ये सब जितने भी आपके हेरिडिटरी टाइटल्स हैं उनको ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है लेने से। पद्म अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस, नो दे हैव बीन सस्पेंडेड ट्वाइस। 1975 में ये किया गया था सस्पेंड। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्डीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। नो, 3 के लिए हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम 3। कुछ एक्सेप्शनल ईयर रहे हैं लेकिन वैसे तो 3 तक प्रोहिबिटेड हैं। तो यहाँ पे अच्छा गलत ही पूछा है, वही मैं सोचूँ। 2 and 3। Which of the following statement with regard to the article number 19 clause 1 of the Constitution of India is correct? Freedom under this article are not absolute. क्या ये इस अनुच्छेद के अधीन स्वांतर्थ अधिकार आंतरिक नहीं है? बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, उचित प्रतिबंध दिए हुए हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहाँ दिए हुए हैं? 19 क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल। यस, अगर ये असर्शन रीज़न का होता ना तो फिर पता है क्या आंसर होता? क्या होता? असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। चलो अगला है मेनका गांधी वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ 1978 का, उनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है? बताइए, पढ़िए और बताइए। लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई क्योंकि लोगों को और भी ज़रूरी काम है। उनके पास इतना ही काम थोड़ी ना कि वो क्वेश्चन लगाएंगे बैठ के यहाँ पे, और भी इम्पोर्टेंट काम है भाई। बडगल नीरज सर, रेलवे ग्रुप डी एंड CHSL के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड GK GS क्वेश्चन के क्वेश्चन करवा दो, आपसे पढ़ के ही समझ आता बस। रेलवे ग्रुप डी एंड CHSL के लिए, CHSL का तो पेपर हो रहा है ना अभी, तो अब क्या उसमें करवाएं? ग्रुप डी के लिए हाँ हो सकते हैं, लेकिन CHSL के लिए तो क्या ही करेंगे। ठीक है। चलो, इट वॉज हेल्ड दैट आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। गलत, हमने देखा था 14 पर कल पढ़ा था, 19 और 21 ये तीनों साथ में चलते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट अ लॉ कमिंग अंडर द आर्टिकल 21 मे नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 19। इट वॉज हेल्ड दैट अ लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मे नॉट सेटिस्फाई। गलत, मतलब एक सेकेंड, मतलब ये वाला तो सही होगा ना पहला वाला, और वाटर टाइट नहीं है। वाटर टाइट का मतलब है अलग अलग है, और नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट का मतलब है कि वो एक है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इट वॉज हेल्ड दैट अ लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मे नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 19। ओके, अ फेयर ट्रायल एलिमिनेट्स द बाइसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन द ट्रायल। द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। भैया मेनका गांधी केस में राइट टू डाई आई वाला तो कुछ नहीं था, है? राइट टू डाई वाला केस तो अगर आपको याद हो, एक तो मैंने वो वाला केस बताया था, कॉमन कॉज 2018, और वो इज नॉट गारंटी विच इज द फॉलोइंग एज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वालिटी यस, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यस, राइट टू प्रॉपर्टी नो। आपको पता है 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से इसको हटाया जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन। इनमें से क्या किसी पर्सन को नहीं मिला हुआ है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यस।
प्रोटेक्शन मिली हुई इससे कि एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। टू रिफ्यूज़ टू गिव हिज और हर सैम्पल ऑफ हैंड राइटिंग एज एविडेंस टू सपोर्ट अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम और हर। ठीक है, कोई मना कर सकता है अपना सैंपल देने से। यस, सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग, ओके, गलत है ये। हैंड राइटिंग, थंब इम्प्रेशन, भाई आपको मार पीट के आपकी हैंड राइटिंग को बदला नहीं जा सकता है ना। टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यस। राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स, भाई नो एक्सपोज फैक्टर लॉ। तो बी, हैंड राइटिंग, ब्लड स्पेसिमेन, थंब इम्प्रेशन, ये आपको देना पड़ सकता है। बारिंग एक्सेप्शंस, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ पीरियड लॉन्गर दैन। अपवादों को छोड़कर निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को का कितने समय से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 2 वीक्स। तो सही आंसर है यहाँ पे 3 महीने। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा किसी का डिटेंशन नहीं जा सकता है अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटिंग द हाई कोर्ट जजेस एडवाइजेस। तो 11:11 हो चुके हैं। अगेन पता नहीं एग्जैक्टली देख रहा हूँ 11 बज के जैसे